नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का 3 चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर 9, 10 एंड 11। पहले चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर 9 पे क्या क्या है भाई? इसमें चैप्टर 9 में म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। एक एक देश को पहले कवर करते हैं। पहले हम म्यांमार को कवर करते हैं। पहले इंडिया को सेंटर में रखकर उसके अनुसार हम सेट करते हैं मैप कहां कहां है। ये यहां पे कहीं पे पूरा आपका म्यांमार पड़ता है। इंडिया से सटा हुआ। और ये पूरा का पूरा आपका रीजन है चाइना का, चीन। ये है बांग्लादेश। और ये आपका श्रीलंका। ये आपका म्यांमार। पहले नंबर 1 पे म्यांमार को ही कवर कर रहे हैं। म्यांमार, इसका पहले का नाम था बर्मा और उस समय उसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। आज म्यांमार नाम हो गया म्यांमार और इसकी राजधानी वर्तमान में यांगून है। आपका इसका स्ट्रक्चर लेते, ये थोड़ा सा घोड़े की नाल की शेप का आकार का है और क्रमशः उत्तर से दक्षिण में जो इसकी पहाड़ियां पटकाई, नागा, चिन, अराकानियोमा, और इसके म्यांमार के पश्चिम में है पटकाई, अराकानियोमा, चिन और एक है और नागा। ये 4 पहाड़ियां इसके पश्चिम में है म्यांमार के। और इसमें पूर्व में इसके म्यांमार भारत के तो पूर्व में है और इसके उत्तर में चीन है। ठीक, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसी हो गई। और इसमें क्या खास है, यहां पे विशाल जो निम्न भूमियां हैं वो यहां की नदियों के द्वारा हैं। जैसे इरावदी, साल्वीन, ये सब नदियां जो हैं वो उनके द्वारा विशाल जलोढ़ मैदान निर्मित हो जाता है जो कि काफी फर्टाइल है। वन में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष जो मिलते हैं और सागौन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। जंगल बहुत ज्यादा है म्यांमार में। और क्या खास है, खनिज संसाधन में क्या है, चांदी, सीसा, जस्ता, माणिक और पन्ना और नीलम। इन यहाँ का जो माणिक रत्न है जो लाल कलर का होता है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, ये आप जान लीजिएगा। और काफी महंगा भी रत्न है। और नीलम भी बहुत महंगा रत्न है, ये भी आप जानते ही होंगे क्योंकि ज्योतिष में आप लोगों की दिलचस्पी हो जाया करती है तैयारी करते करते। तो ये सब यहाँ के रत्न पाए जाते हैं। खनिज संसाधन और कृषि, मूलतः ये कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। पशुपालन और मत्स्य पालन यहाँ पर होता है। कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः उस पर पशुपालन पर और मत्स्य पालन पर यहाँ पे निर्भर करता है। मक्का और मूंगफली और तिल, गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब तो नकदी फसलें हैं, बाकी सब खाद्यान्न फसलें हैं। और यहाँ पे ये आप देखेंगे पर्वतीय भाग होने की वजह से यहाँ पे सड़क का और रेल मार्ग का अभी कुशल विकास नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। ये आपका म्यांमार कंप्लीट हुआ। अब आप आते हैं, हम लोग आते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश आप जानते हैं कि 1971 के पहले ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी पाकिस्तानी है, ये पूर्वी पाकिस्तान है।
1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ही ये सब घटनाक्रम घटित हुआ। अब यहां पर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है ये बांग्लादेश। गंगा इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, इसके डेल्टा में ये स्थित है बांग्लादेश। और दक्षिण पूर्वी भाग इसका दक्षिण पूर्वी भाग पहाड़ी है। चटगांव की पहाड़ियां म्यांमार की पहाड़ियों का ही भाग, यहां पे जो चटगांव की पहाड़ियां पाई जाती हैं वो म्यांमार की पहाड़ियों का ही एक भाग है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन से बह के आती है, वो जो यहां पे आती है बांग्लादेश में, तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना। और ये जमुना नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो इन दोनों की धाराओं को कहा जाता है पद्मा। देखिए आप यहां पे देख लीजिए, जमुना ब्रह्मपुत्र को कहा जा रहा है बांग्लादेश में। अब ये जब जमुना गंगा से मिल गई, गंगा प्लस गंगा कर दें, तब इन दोनों को कहा गया यहां पर पद्मा। क्वेश्चन आया हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा। मैं वही फैक्ट निकाल के उसमें से ला रहा हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट है या आए हुए हैं। ये आप जान ले जमुना के और पद्मा के बारे में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहां पर है। वर्षा 250 से 500 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, यानी वर्षा की कमी नहीं है बांग्लादेश में। सागौन साल के वृक्ष और सुंदरी, सागौन साल और सुंदरी के वृक्ष यहां पर बहुतायत पाए जाते हैं। लकड़ी के लिए भाई सागौन से तो दरवाजे बनते हैं। ट्रेन का जो स्लीपर होता है वो भी उसी से बनता है, सागौन के वृक्ष से। काफी मजबूत होता है ये। और आगे आते हैं, लिग्नाइट चूना पत्थर और मृत्तिका मिट्टी और सीसा युक्त बालू पाया जाता है यहाँ पर खनिज संसाधन में। जलोढ़ मृदा अधिकतर पाई जाती है, अधिकतर भाग पर खेती होती है। जलोढ़ मृदा जहां जहां पाई जाती है वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहां पर दोनों नदियों के डेल्टा में है, इस कारण से जलोढ़ मृदा ज्यादा पाई जा रही है और खेती के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। म्यांमार की तरह यहां भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं। थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं ये देश भी अनडेवलप्ड कंडीशन की तरफ है। अब अगले देश की तरफ बढ़ते हैं, श्रीलंका की तरफ। भारत के दक्षिण में ये द्वीपीय देश है। देखिए आप खुद देखिए, चारों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है, नंबर एक बात। नंबर दो फैक्ट, दूसरा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि यहीं पे है, इससे ये सेपरेट होता है भारत से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, इसका मध्यवर्ती जो भाग है वो ऊंचा भूभाग है, काफी ऊंचा भूभाग है। जलवायु यहाँ पर उष्ण और आर्द्र है, उष्ण भी है और आर्द्र भी है। और यहाँ पर विषुववृत्त होने के कारण तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है और थोड़ी मात्रा में लौह अयस्क, बाकी क्षेत्रों में धातु नहीं। खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से है ही नहीं, समझ लीजिए। खाली थोड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया जा रहा, बाकी कोई खनिज संसाधन नहीं पाया जाता यहाँ पर श्रीलंका में। तटीय क्षेत्रों का मुख्य, पूरा तटीय क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे है, तो पूरा उनका मुख्य व्यवसाय ही मत्स्यन है, मछली पकड़ना। और सड़क और यहाँ पर परिवहन के संसाधन, सड़क है अंदर और किनारे किनारे पूरा समुद्री परिवहन है। कोलंबो अंतरराष्ट्रीय, यहाँ की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और कोलंबो ही यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सिंगली, तमिल, मुस्लिम, ईसाई यहाँ के लोग, जातियां या लोग यहाँ के निवास, इस धर्म के मानने वाले लोग हैं। तमिल आप जानते हैं, तमिल भारत से पलायित होकर यहाँ पे पहुंच गए और उत्तरी जाफना वाले इलाके, जाफना जो कि उत्तर में पड़ता है, वहां पर बस गए। और आपने भी देखा होगा कि तमिल का ही वो लिट्टे संगठन था, प्रभाकर, भारत का ही मूल रूप से रहने वाला था। श्रीलंका में उसने काफी तबाही मचाई थी। वो चाह रहा था कि श्रीलंका का उत्तरी जो भूभाग है वो सेपरेट कर दिया जाए, एक अलग देश बना दिया जाए और तमिल के उसमें। लेकिन वहां की सरकार, भाई कोई देश अपना विभाजन कैसे होने दे सकता है। अंतोगत्वा काफी
संघर्ष के पश्चात उसको मार दिया गया, वहां की सरकार ने मार दिया। महिंद्रा राजपक्षे उस समय राष्ट्रपति भी हुआ करते थे। अभी आपका श्रीलंका के बारे में पूरी जानकारी हुई। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 10। चैप्टर 10 हिंद एशिया और मलेशिया दोनों दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। हिंद एशिया, इसको इंडोनेशिया कहा जाता है। हिंद एशिया तो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको इंडोनेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुस्लिम धर्म से इनका कल्चर बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। काफी कुछ ये हिंदू धर्म के प्रतीक भी वहां पे मिलते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीर वहां पे अंकित होती, किसी एक रुपए पर भी उनके हिंदू देवी देवता चित्र अंकित किया गया था अभी कुछ वर्षों पहले। अब इसको बताते हैं, ये इसकी लोकेशन यहां पे कहीं है दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में यहां पे नीचे की तरफ में ये इंडोनेशिया पड़ता। द्वीप में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब इसके द्वीप है इंडोनेशिया के। और प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं, नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे खाद्य मक्का का कसावा, शकरकंद, सोयाबीन, ये सब प्रमुख मात्रा में यहाँ उगाया जाता। और नकदी फसलों में रबर, तेल के ताड़, नारियल, कहवा, चाय, कोको, गन्ना, तंबाकू, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है। इसके 2/3 भाग पर उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के बनों से ये आच्छादित है। खनिज में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, टीन और बॉक्साइट, तांबा, निकल, चांदी, ये सब पाए जाते हैं। और ज्यादातर जनघनत्व यहाँ पर ज्यादा है, 90% लोग मुस्लिम ही हैं। और भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है इंडोनेशिया की। ये पूरा इंडोनेशिया के बारे में हुआ। यहाँ के अगल बगल के जो द्वीप हैं वहां पर बहुत बड़ा ऑयल फील्ड भी पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चीन ये दावा करने लगा कि ये सब पूरा दक्षिणी चीन सागर का एक भाग है और ये हमारा है। तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ। इंडोनेशिया ने विरोध किया, सारे देशों ने विरोध किया, नहीं तुम्हारा नहीं, तब जाके वो कहीं पीछे हटे। नहीं तो उनका तो पूरा विश्व ही है। वो तो कहते हैं जहां पे हमारे वंश के लोग रहते हैं वो सब हमारा है। तो हम कहें कि जहां पे हमारे वंश के लोग रहते हैं तो इसे तो पूरा हमारा विस्तार यहाँ तक हो जाएगा, हिंदू कुछ पहाड़ी तक, यहाँ पूरा इधर इंडोनेशिया, पिंडो सब हो जाएगा। उनका मानना है, सब जबरदस्ती करते रहते हैं। अभी तो कोरोना फैला के रखे हैं लोग। आगे देखिए, अकल हो सकता ही है। अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, मलेशिया भी यही कहीं है। अब थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, यहीं पर मान ली मलेशिया भी है। ये भी समुद्र में ही है, द्वीपी देश है। ये भी द्वीपी देश है, तमाम द्वीप इसके हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और ये सब भारत के, ये दोनों देश भारत के टूरिज्म सेंटर भी हैं। भारत के लोग साउथ ईस्ट एशिया जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? वहां पर भारतीय लोग बहुतायत में हैं। और पहली बात ये, और दूसरी बात भारत के करीब है। तीसरी बात ये, भारत से सस्ता है। सस्ता मतलब बहुत महंगा नहीं। अगर हम यूरोप की तरफ टिप करेंगे तो मान लीजिए 1 लाख खर्च होता तो यहाँ 50,000 खर्चा होगा। ये बात यहाँ पे। मलेशिया में चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का ये भी भाग है। और दो भाग एक दूसरे से काफी दूर है मलेशिया के। एक भाग मलाया प्रायद्वीप में, दूसरा बोर्नियो प्रायद्वीप का उत्तरी भाग। मध्यवर्ती भाग यहाँ का, मलाया का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है। और मलेशिया का जो जलवायु वो विषुवती है। समान रूप से यहाँ पर ऊंचा तापमान रहता है और अधिक वर्षा होती है। टीन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज संसाधन यहाँ के प्रमुख रूप से मलेशिया के। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। रबर उत्पादन में बहुत आगे रहा है मलेशिया, और कभी इसको रबर स्टेट भी कहा जाता था। अब इस समय कम हो गया है, लेकिन रबर बहुत ज्यादा मलेशिया में पाया जाता है। ये आपका हो गया हिंद एशिया एंड मलेशिया।
अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 11, चीन जापान। चीन जापान, चीन का हमने मैप यहां पे पहले ही बना दिया। चीन का, चीन राजधानी बीजिंग चीन की। क्षेत्रफल में ये पूरे दुनिया में नंबर 3 है, जनसंख्या में नंबर 1 है, और क्षेत्रफल में विस्तार 14 देशों से चीन की सीमा लगती है। कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जिससे इसका झगड़ा ना होता हो, और हर जगह टेंशन क्रिएट किए रखता है। दुनिया की नाक में हमेशा दम किए रखता है। इसकी नीति विस्तारवादी है, कम्युनिस्ट देश है ये। और एक पार्टी कहने को तो कम्युनिस्ट वाले भाई कहते हैं कि हम गरीबों के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो रहा है? यहाँ पे एक पार्टी एक दलीय व्यवस्था है। डेमोक्रेसी कर देना, सब लोगों को वोटिंग राइट हो जाएगा। जो भी नेता अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। ठीक, कहीं कहीं पर डेमोक्रेसी में भी कुछ कामयाब आ जाती, समय रहते सुधार भी हो जाया करता है। लेकिन चीन डेमोक्रेटिक नहीं होगा, हो सकता है भविष्य में आगे हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। ये आपका हो गया। अब क्या क्या यहाँ पर है भाई? ऊंचे पर्वत और पठार है। पश्चिमी भाग पर्वतीय है, इसका पश्चिमी भाग पर्वतीय और बीहड़ है। तकलामाकन का ठंडा और सुनसान रेगिस्तान तारिंग बेसिन में स्थित है। तकलामाकन का जो ठंडा स्थान है तकलामाक, और सुनसान रेगिस्तान तारिंग बेसिन में यहाँ पर स्थित है। निम्न तिब्बत क्षेत्र में आने वाली कुछ नदियां हैं, सिंधु, सतलज और सांगपो। यही जो ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग कहते हैं, इस ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये भी आप जान लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भी है और आगे पूछा भी जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं। सांगपो, ग्यांगपो, मांगपो, टांगपो, ऐसे विकल्प देगा और उसी पो में कंफ्यूज कर जाएंगे, और बाद में मुरुम पे पहुंचेंगे का वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसा ना होने पाए। औसत जनघनत्व 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या बहुत नंबर 1 पे जनसंख्या, लेकिन इन्होंने ऐसी पॉलिसी अपना ली, कम्युनिस्ट कंट्री है इसलिए हार्ड पॉलिसी अपना ली, 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी की नीति लागू कर दी। तो उस पॉलिसी के द्वारा इनका जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ गई। अब इस समय शायद वर्तमान में वो समाप्त उन्होंने कर दिया है, लेकिन गिरावट बहुत तेजी से आई है। भारत में भी ये बात चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यह रहती है कि संसद में नोकझोंक हो जाता पक्ष विपक्ष में। पक्ष बोलेगा कोई भी बिल आ गया, कोई बिल आप बता दीजिए कि बिना किसी विवाद के पूरे संसद की सहमति से पास हुआ हो। शायद हमको तो जानकारी नहीं, कोई पास नहीं हुआ है, चाहे अच्छा बिल हो चाहे बुरा बिल हो, कोई भी। हम जहाँ हमारी जानकारी हो सकता कुछ पास हुआ है एक 2 बिल, लेकिन बिना विवाद के पास नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं भाई। इन्होंने कृषि योग्य भूमि कम है, लेकिन बीजों कीटनाशकों का इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई कर दिया है। तो प्रोडक्शन लेवल जब हाई हो जाता है उसका, जैसे हम लोग जैसे होता है हाइब्रिड सीड आप देखते, और आपने बीटी काटन का भी नाम सुना, वो भी इसी प्रकार का। इंडिया में बीटी काटन बड़ा विवाद हुआ था, वहां पर उसको ग्रो कराया गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, तो बहुत प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन वो कीटनाशक कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में कुछ न कुछ हार्मफुल एक्टिविटी भी क्रिएट करते हैं। बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग जो खाद्यान्न खा रहे हैं उसमें यूरिया, कीटनाशक, इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग। पहले आज की 20, 25, 30 साल पहले इतना कीटनाशक का प्रयोग हम लोग नहीं किया करते थे, तब बीमारियां इतनी नहीं थी।
अब जब से हम लोगों ने हाइब्रिड सीड, कीटनाशकों का, खाद्य का बहुतायत प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो बॉडी भी थोड़ा सा हमारे उसको पचाने में, उसको एब्जॉर्ब करने में असमर्थ है। तो कुछ न कुछ तो हार्मफुल एक्टिविटी क्रिएट होगी। कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इन्हीं सब खान पान की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर इंसान अपना खाद्यान्न जो खा रहा है, जो पी रहा है, अगर उसको दुरुस्त कर ले तो शायद बीमारियां कम हो जाए। आगे चलते हैं। रेशम, कपास, तंबाकू नकदी फसलें हैं यहाँ पे। और रेशम चाय के लिए, रेशम और चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी यहाँ के प्रमुख पशु हैं। कोयला, लाहौल के टंगस्टन में धनी प्राकृतिक गैस, कैंटन और सिचुआन राज्य में होता। कैंटन और सिचुआन राज्य में प्राकृतिक गैस और कोयला, प्राकृतिक गैस पाया जाता है। और कैंटन में और सिचुआन में प्राकृतिक गैस पाया। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है और देश का सबसे बड़ा पत्तन भी है। संघाई जाने रहिएगा। और चीन के बारे में कुछ बताने इस रूप में बताने नहीं है, हमारे पास मटेरियल चीन के बारे में बहुत जबरदस्त है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ये सब चल रहा है, इस कारण से हम ज्यादा बताना नहीं चाहते। अब अगले देश की तरफ बढ़ते हैं, जापान की। जापान की लोकेशन भी यहाँ कहीं है ऊपर, ये भी द्वीप में पड़ता है और बहुत त्रासदी जापान झेला है। बहुत 1945 में जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, उसके बाद तो वो बिल्कुल नष्ट प्राय ही हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती। एक खास बात, यही हाल जापान का भी है। एक तो अमेरिका ने प्रयास किया, कोई भी साल 2-3 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं रहा होगा जब जापान में कोई प्राकृतिक आपदा ना आती हो। वहां पर भी जापान के लिए बड़ी दिक्कत है। इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, जिसे निप्पन नाम दिया गया है। निप्पन मतलब सूर्योदय का देश, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। अब यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक फुजियामा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि इसमें इस समय बहुत सालों पहले वहां पे एक्टिव हुआ था, इस समय कुछ हमको लगता इस बीच तो नहीं हुआ है फुजियामा ज्वालामुखी में। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। जापान की तटरेखा पर्वतीय एवं लंबी है। दक्षिण तट पर उष्ण कटिबंधीय तूफान टाइफून आता है यहाँ पर, कुछ छोड़ता उड़ता नहीं जापान को। हर प्राकृतिक आपदा, टाइफून आएगा, भूकंप आएगा और ज्वालामुखी फटेगा। लेकिन वहां के लोगों ने इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जीना सीख लिया है, पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल दिया है और ऐसा विकास किया है कि उसकी टेक्नोलॉजी के हम लोग मुरीद हो गए हैं। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन वहीं पे पहले शुरू हुई। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ भी उनका ही प्रोजेक्ट है। मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में जब शुरुआत हुई थी, जापान का ही प्रोजेक्ट था वो। जापान, दिल्ली गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट, तब जाके हमारे यहाँ हर महानगर में मेट्रो चलने लगे। अब आगे और चलते हैं। 100 से 250 सेमी इनकी वार्षिक वर्षा होती है और उत्तर में ठंडी, और यहां पर 2 जलधाराएं मिलती हैं, या याद दिए, क्यूरोसियो, ओआईसीओ। ये दोनों जलधाराएं जहां पे मिल रही हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि मत्स्य केंद्र डेवलप हो जाता है, प्लवक आ जाते हैं। वो प्लवक मछलियों का भोजन होते हैं और बहुत ज्यादा मछलियां आ जाती हैं। मछली से भी इनको काफी आय, मत्स्य व्यवसाय से भी इनको काफी आय होती है। और जहां पर ये दोनों धाराएं मिल रही हैं, वो एकदम घना कोहरा व्याप्त हो जाता है। ये आपका इसके बारे में हो गया। कृषि योग्य भूमि सीमित है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार कृषि होती है। जो पर्वतीय ढाल हैं, सीढ़ी बना के वहां पर ऐसे वो किया जाता है, खेती की जाती, ताकि पानी जो है वो एकदम फ्लो में बह न पाए, नंबर 1 बात, और कुछ पानी नमी वहां पर रहने पाए, इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। और यहाँ पर चावल मुख्य फसल है। 2/3 भाग पर वन पाए जाते हैं जापान में। खनिजों की कमी के बावजूद औद्योगिक देश है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आप देखेंगे अच्छी अच्छी कंपनियां वहीं पे, और ये कार वगैरह भी बहुत वहां पे बनती है। टोयोटा कार शायद जापान की ही है। इसमें भी बहुत औद्योगिक इकाइयों की बहुत प्रगति हुई है जापान में। अब आते हैं लोएस्ट बॉक्साइट, निकिल, तांबा, ऊन, कपास और कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी अमेरिका ही है इसका। वही अमेरिका जिसने इसके ऊपर परमाणु बम गिराया था। अब जब जापान को जो वो धमकी देता, उत्तर कोरिया अमेरिका आगे खड़ा हो जाता है। अपनी सिक्योरिटी अब अमेरिका को देके रखा है, लो तुम अपना टेंशन झेलो, हम अपना विकास करें अंदर अंदर। धमकी दिया, पहुंच गया अमेरिका का, अरे जापान कुछ बोल दिए तो पटक के मार देंगे तुमको, जाने रहना। और विश्व के सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देशों में से एक ये जापान भी है। ये जापान के बारे में आपका ये जितने भी देश हमने आज बताए, थोड़े थोड़े फैक्ट लाके सब कलेक्ट करके बताया यहाँ पे इन सब देशों के बारे में। फिर आगे कल कोई नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, शायद जिसमें भारत से संबंधित है वो, तो अगले कल के लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।